नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में राज बहादुर ने आरोप लगाया कि नियमों के खिलाफ डीसीपी ये हो रही थी और जिसे रोकने के लिए उन्होंने मंत्री और प्रमुख सचिव को बकायदा पत्र भी लिखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता से राज बहादुर पूर्व ओएसडी मंत्री आशीष पटेल ने खास बातचीत की है। यह बातचीत एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा विभाग में क्या वाकई घोटाला हुआ और हुआ तो कैसे हुआ, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए राज बहादुर जी हैं। राज बहादुर जी आशीष पटेल के ओएसडी रह चुके हैं और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। क्या वजह थी उस समय आपको इस्तीफा देना पड़ा? आशीष पटेल के साथ में आप तो बेहतर काम कर रहे थे और सरकारी सेवाएं आपकी थी। देखिए, विभाग में माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3/5/18 को आईएसटी लगा। अब 24 में जब डीपीसी हो रही थी पुराने सेवानिवृत्ति से, तो मैंने मंत्री जी से कहा कि पुराने सेवानिवृत्ति से डीपीसी नहीं हो सकती, क्योंकि रूल में अमेंडमेंट हो चुका है, आप इसको न करिए। तो उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था। मंत्री जी कहे कि भाई मैं लोकसभा के चुनाव में व्यस्त हूँ, मैं डीपीसी करने के लिए भी नहीं कहूँगा, डीपीसी न करने के लिए कहूँगा, न रोकने के लिए कहूँगा। मैंने कहा मंत्री जी, पूरे विभाग में लोग फ्रस्ट्रेट हैं कि पुराने सेवानियों पर, जिस पर जो है कि हाई कोर्ट का स्टे है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले के आधार पर डीपीसी नहीं हो सकती है, इसको आप रोक दीजिए। कहें भाई देखो, मैं तो डीपीसी करने के लिए कह नहीं रहा हूँ, नहीं मैं डीपीसी करने के लिए कहूँगा, ना रोकने के लिए कहूँगा, मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, देखा जाएगा। तब मैंने फिर 22 मई को एक पत्र लिखा कि ये मंत्री जी को लिखा, और उसकी कापियाँ मैंने अध्यक्ष एआईसीटी को, प्रमुख सचिव राज्यपाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और विभाग के सारे 5 प्रमुख सचिवों को लिखा कि एक नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही है, बहुत बड़े वित्तीय अनियमितता का कारण बन सकता है, इसको ये नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी 30 मई 2024 को पुराने सेवानिवृत्ति से 6600 ग्रेड में एचओडी की डीपीसी हुई। फिर विभाग के ढेर सारे संगठनों ने, लोगों ने इसका विरोध किया। तब से अब तक 6 महीने तक ये रुका रहा। 9 दिसंबर 2024। क्या आपने डीपीसी गलत तरीके से हुई, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हुई, क्या इसी वजह से आपने इस्तीफा दिया था? नहीं, देखिए, चूंकि एआईसीटी के बारे में मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगातार 96 से लेकर 2018 तक संघर्ष करता रहा, मुझको सब पता था। तो मैंने कहा कि ये नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही, जिस पर हाई कोर्ट के डबल बेंच का स्टे है, आप अगर ऐसा करेंगे तो वित्तीय अनियमितता हो जाएगी, इसमें मतलब बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। तो मंत्री जी को इसीलिए मैंने पत्र लिखा था, 14 मई को लिखा था, 22 मई को लिखा था। इसके बाद मैंने भारत सरकार को 5 पत्र लिखे, उत्तर प्रदेश सरकार को 5 पत्र लिखे, माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में 2 बार गया और 5 लोगों को नोटिस दिया। तो इसके बाद भी जो है कि डीपीसी हुई। इतनी पत्र लिखने के बाद कोई परिणाम यही है कि 30 मई को डीपीसी हुई है, 9 दिसंबर 2024 को रिजल्ट निकला। डीपीसी 6600 ग्रेड पर हुई, रिजल्ट निकल रहा है 9000 पेमेंट पर। आपको नोटिस भी दी गई है इस मामले की? हाँ, अभी फिलहाल में 1 जनवरी को मुझको नोटिस दी गई कि आप मीडिया में आचार संहिता का उल्लंघन करके मीडिया में आए, और मेरा ट्रांसफर जो है कानपुर से रामपुर कर दिया गया। अब आप रामपुर में किस पद पे तैनात हैं और आगे किस तरीके से इस मामले को, जिस तरीके से आपने बताया कि कोर्ट इसमें स्टे हुआ था, उसके बाद डीपीसी हुई, और क्या लगता है कि अब इसमें कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, हम सरकारी सेवा में हैं तो हमें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। सरकार हमसे जहां भी चाहे, जैसे भी चाहे काम ले सकती है। मेरा ट्रांसफर किया रामपुर, मैं 4 जनवरी को जाकर रामपुर ज्वाइन कर लिया प्रधानाचार्य के पद पर। हाँ, इसके खिलाफ विभाग में कुछ संगठन लड़ रहे हैं, जिन्होंने 2 तारीख को सत्याग्रह किया था। हम लोग भी काली पट्टी बांधकर इसका विरोध कर रहे थे, और माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे थे कि अगर ये गलत हुई है तो इसको आप खत्म करिए, नियमानुसार कार्रवाई करिए। तो आगे भी हम जो सरकारी नियमों में रहते हुए जितना हम सत्याग्रह के माध्यम से विरोध कर सकते हैं, वो हमारा राइट है, वो करेंगे हम लोग। शुक्रिया। ये राज बहादुर सिंह हैं, जिनका साफ तौर से कहना था कि प्राविधिक शिक्षा में किस तरीके से घोटाला हुआ, नियम विरुद्ध किस तरीके से डीपीसी कराई गई। हालांकि इस मामले पर अब उत्तर प्रदेश सरकार भी जांच कर रही है। जांच करने के बाद क्या होगा, दूध का दूध पानी पानी होगा, और क्या कार्रवाई इस मामले पर कैसे होती है, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने लखनऊ में प्राविधिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए राज बहादुर पटेल का समर्थन किया है। उन्होंने गड़बड़ियों पर सवाल उठाने के बाद ओएसडी पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता से विधायक पल्लवी पटेल ने खास बातचीत भी की है। अपना दल कमेरावादी की वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल हमारे साथ में हैं। इन दिनों आपकी बड़ी चर्चा है। आशीष पटेल आपको तमाम आरोप लगाते गए थे, धरना प्रदर्शन, इस तरीके से एसटीएफ को भी घेरते हैं, मीडिया को घेरते हैं। किस तरीके से इनके आरोपों को देखती हैं और जिस तरीके से विभाग में आशीष पटेल के भ्रष्टाचार हुआ है उसको आपने आवाज उठाई, अब वो तमाम आरोप आप पर भी लग रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है उसके प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो एक घोटाला हुआ और सरकारी पैसे की जो लूट घसोट हुई, वित्तीय अनियमितताएं हुई और नियमविरुद्ध तरीके से जो प्रमोशंस के ऑर्डर रिलीज करे गए, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और महामहिम राज्यपाल जी को भी सौंपे हैं। और इस अपेक्षा के साथ कि जिनके साथ अन्याय हुआ है, 3000 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो इस एचओडी की पोस्ट पर पे अपनी योग्यता के अनुसार चयनित हो सकते थे, उनके अवसरों की जो सौदाबाजी इस विभाग में हुई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का पहला कदम सरकार उठाए। लेकिन वो तो एसटीएफ को लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथ साजिश की जा रही। मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात उन्होंने किया है, हालांकि उनको कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या लगता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार इस बात पे इस कार्रवाई करेगी? देखिए, हालांकि माननीय मोदी जी स्वयं भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ कि अगर जीरो टॉलरेंस की आपकी नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ये जो घोटाला जिसको मैं उजागर कर रही हूँ, ये क्या है? ये तो आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काला धब्बा है। तो आप ही आदेश दे दीजिए जांच के, और आदेश देने से पहले सुनिश्चित कर लें कि जो इस विभाग का मंत्री है उसको आप बर्खास्त कर दें, ताकि जांच के दौरान वो कहीं से भी इस जांच को प्रभावित ना करे। आशीष पटेल आप पर गंभीर आरोप लगाते हैं, कहना कि विधानसभा से लगा के धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बताया है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती हैं और इसी वजह से ये सब प्रोपोगंडा फैला। देखिए, ऐसा है, मैं अखिलेश भैया जी के जो विपक्ष उसमें बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और इस प्रदेश की जो जनता होती है वो सरकार बनाने के लिए हमें जिता करके सदन में भेजती है। मौजूदा में उत्तर प्रदेश की सरकार गठित है और अपना काम कर रही है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते इस प्रदेश की जनता ने मेरा जो रोल है वो विपक्ष में तय किया है। और विपक्ष में खड़े होकर के मैं जो भी भ्रष्टाचार घोटाले के मसले मेरे सामने आते हैं, मैं उसको सदन में भी रख रही हूँ, सदन के बाहर भी रख रही हूँ, और सरकार से सवाल ही पूछ रही हूँ। अब आशीष पटेल कह रहे हैं आर पार की लड़ाई होगी, हम चुप नहीं बैठेंगे, तो क्या अपनी सुरक्षा से लगाकर इन सब आरोपों को कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने जो किसी पे आरोप नहीं लगाए हैं, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे इस घोटाले से पर्दा उठाया है, और मैंने अब सौंप दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि वो एसआईटी गठित करे और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो डीपीसी आपने डिक्लेयर की है जो नियमविरुद्ध तरीके से, उसको इमीडिएट इफेक्ट से नल एंड वॉइड घोषित कर दीजिए और न्याय दीजिए वो 3000 स्टूडेंट्स को जो क्वालिफाइड हैं और जो सीधे सीधे सेलेक्ट होकर के इन पोजीशंस पे आते। और रही बात आर पार की, तो देखिए ये लड़ाई है तो, क्योंकि 3000 लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे, उनके अवसर जुड़े हुए हैं, उन पॉलिटेक्निक्स में पढ़ने वाले 1.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो लड़ाई तो डेफिनेटली आर पार की है। अब आगे की किस तरीके से आपकी आगे बढ़ने के लिए कुछ मुख्यमंत्री आप तक पहुंच गई, अब इसमें जांच की बात शुरू हो गई है, लेकिन इन आरोपों के साथ साथ आने वाले चुनाव में किस तरीके से इनका भविष्य देखती हैं? देखिए, चुनाव तो अभी बहुत दूर है, और रही बात तो मैंने सरकार को सौंप दिया है, अब सरकार को करनी है जांच, और बाकी धरना मास्टर तो हम हैं ही। धरना मास्टर क्या आगे भी धरना जारी रहेगा? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। शुक्रिया। तो ये पल्लवी पटेल हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि जो आशीष पटेल पर आरोप लगाए थे, जिसको मुख्यमंत्री को 20 तथ्यों के साथ सौंप दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस मामले पर जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय में एक बड़ी मीटिंग की है, जहां पर जिला और शहर अध्यक्षों के चुनाव को निष्पक्ष और गुटबाजी रहित बनाने पर चर्चा हुई है, और इस पर हमारे संवाददाता ने बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों को बुलाया गया है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में जो जिला अध्यक्ष के चुनाव होने हैं उनको किस तरीके से कराया जाए ताकि पार्टी में कोई गुटबाजी न हो और इसको बेहतर तरीके से कराया जाए। आप कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। यूपी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं महतनाथ पांडे मौजूद हैं, विनोद तावड़े मौजूद हैं। और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराए। चुनाव के साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके चुनाव कराया है, मंडल अध्यक्षों के चुनाव सकुशल संपन्न हुए हैं और इस चुनाव के साथ साथ बेहतर तालमेल हो ताकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गुटबाजी न हो और भारतीय जनता पार्टी एक से बेहतर चुनाव संपन्न कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी चुनौती भी होगी इस चुनाव को कैसे कराया जाए। कैमरामैन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। हालांकि शोक की अवधि अब 1 जनवरी को समाप्ति हो चुकी है, लेकिन आज भी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जो राष्ट्रीय ध्वज है वो झुका हुआ नजर आया और रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मंत्री, विधायक और अफसरों का आवागमन होने के बावजूद यह ध्वज पुनः नहीं फहराया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हाथरस से बड़ी खबर है। वांछित अपराधियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। जियो फाइबर कंपनी के मैनेजर के अपहरण का यह पूरा मामला है जिसमें यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। तो जियो फाइबर मैनेजर के अपहरण का यह पूरा मामला है जिसमें बदमाशों के साथ पुलिस की यह मुठभेड़ हुई है और बदमाश के पैर में यह गोली लगी है और पूछताछ उससे की जा रही है, पुलिस की कस्टडी में है। अपराध नियंत्रण एवं वाहनों की चेकिंग नियमित रूप से की जाती रहती है। आज इसी क्रम में रुहेरी कट है, ये थाना हाथरस गेट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी हमारी पुलिस टीम के द्वारा वाहनों की चेकिंग और अपराध नियंत्रण के निमित्त कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान रुहेरी कट की तरफ से एक बाइक जिस पे 3 व्यक्ति सवार थे वो आ रहे थे। उनको रोकने हेतु पुलिस टीम ने उनको इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय अपनी स्पीड को और भी खतरनाक ढंग से आगे बढ़ा दी, तेज कर दिया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके क्रम में पुलिस टीम को भी अपनी आत्मरक्षा में उन पे फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 व्यक्तियों को 2 बदमाश हैं उनको गोली लगी है और एक अरेस्ट हुआ है। इन दोनों जो जिनको गोली है उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है उपचार हेतु। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि इसमें से एक का नाम प्रशांत है जो कि जनपद बुलंदशहर के छतारी का निवासी है और दूसरा जो अंशुल है वो जनपद हाथरस के हाथरस गेट में ही हतीसा का ही निवासी है और तीसरा व्यक्ति जो प्रिंस उर्फ वीरेंद्र है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का निवासी है। और यह भी ज्ञात हुआ कि ये दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना हाथरस गेट में जियो फाइबर के जो मैनेजर हैं उनकी जो अपहरण में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इनके जो प्रशांत है उसके विरुद्ध अभी प्रारंभिक पूछताछ में 4 मुकदमे उसके विरुद्ध दर्ज होना ज्ञात हुआ है और पुलिस टीम ने इसमें बहुत सराहनीय एवं साहसिक कार्य किया है। तो चलिए बात होगी महाकुंभ की खबरों की। प्रयागराज में आयोजित होने वाले देश के सबसे बड़े महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस महाउत्सव को लेकर साधु संतों समेत देश के हर लोगों में भारी जोश देखने को मिल रहा है। संगम किनारे बना दक्षिण भारतीय शैली का श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर जो है श्रद्धालुओं के लिए इस वक्त मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं।
मंदिर के प्रबंधक रमणी शास्त्री के अनुसार पांची कामकोटी के 59वें पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी जैन सरस्वती ने अपने गुरु चंद्रशेखर सरस्वती की इच्छा पूर्ति के लिए श्री आदिशंकर विमान मंडपम का निर्माण कराया। गुरु चंद्रशेखर सरस्वती ने वर्ष 1934 में प्रयागराज में चातुर्मास किया था। उन दिनों वे दारागंज के आश्रम में रुके थे और प्रतिदिन पैदल संगम स्नान को आते थे। श्री आदिशंकर विमान मंडपम का नींव वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल बजवाड़ा गोपाल रेड्डी ने रखी थी। तब इंजीनियर बी सोमो सुंदरम और CS रामचंद्र ने मंदिर का नक्शा तैयार किया था। मंदिर प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने भी निर्माण में सहयोग दिया था। जिन 16 पिलर्स पर मंदिर टिका है उनका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के तत्कालीन असिस्टेंट इंजीनियर कृष्ण मुरारी दुबे की देखरेख में कराया गया था। 17 मार्च 1986 को मंदिर श्रद्धालुओं के 130 फीट ऊंचे इस मंदिर में श्री आदिशंकर शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर में देवी कामाक्षी और 51 शक्तिपीठ के अलावा तिरुपति बालाजी और सहस्त्र योग लिंग के साथ 108 शिवलिंग मंदिर में स्थापित है। महाकुंभ 2025 में जहां संगम क्षेत्र में बने मंदिरों का विकास कार्य हुआ है और सबसे बड़ी बात है इस समय जो महाकुंभ में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जो कि लेटे हनुमान मंदिर के कॉरिडोर से कुछ ही कदम की दूरी पर है। जब लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाते लेटे हनुमान मंदिर पहुंचते हैं और साथ ही उसके बाद यहाँ पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं इसका जैसे महाकुंभ को लेकर रंग रोगन कराया गया है और मंदिर को तैयार किया गया है, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र। और महाकुंभ के दौरान जो लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो साथ ही वे यहाँ भी पहुंचते हैं और साथ ही पूजा अर्चना करने के साथ साथ अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। मगर आकर्षण का केंद्र जो मंदिर की आप देख सकते हो ऊपर का मंजिला है, जिस तरह से इसकी नक्काशी है और जो डिजाइन है अपने आप में लोगों को आकर्षण का केंद्र करती। जैसे कि आपने साउथ के मंदिरों को देखा है उसी तरह से ये आदि शंकर विमान मंडपम भी बनाया है। नक्शा जो है इसकी पूरी तैयारी की गई है और यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। पीलीभीत में सीएमओ पर तानाशाही करने का आरोप। सीएमओ ने 25 कर्मचारियों को निकाला था नौकरी से बाहर। कर्मचारी ने लगाई न्याय की गुहार। इटावा में ट्रेनों का ठहराव न होने से भरथना की जनता परेशान। लोगों ने की है रेलगाड़ी से की ट्रेनों के ठहराव की मांग। मैनपुरी में अश्लील फोटो वायरल होने पर किशोरी ने की आत्महत्या। परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में विद्युत विभाग और विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। विद्युत चोरी को लेकर छापेमारी। 50 लोगों के विद्युत बिल बकाया होने पर काटे गए कनेक्शन। मथुरा में हुआ भीषण सड़क हादसा। टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियों में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी है। घायलों को तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। भदोही में प्लास्टिक की दुकान में भीषण आग लगने का मामला। आसपास के लोगों में कोहराम मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। पैसों को लेकर असला तस्करों से हुआ था विवाद। 2 हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पति ने पत्नी को नहर पर ले जाकर धक्का दे दिया। घटना के 7 दिन बाद बरामद हुआ विवाहिता का शव। अलीगढ़ में मनाई गई है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया। अलीगढ़ में रोडवेज अधिकारियों पर लगे हैं गंभीर आरोप। प्रताड़ना से तंग आकर परिचालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सहारनपुर में खाद्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मिली है बड़ी सफलता। नकली देसी घी और क्रीम बनाने वाली फैक्ट्री पर छापे मारे। बाराबंकी में लड़की को था शादीशुदा युवक से प्यार। बंधनों से रोका तो दोनों ने कर ली आत्महत्या। फर्रुखाबाद में मिला 3 दिन से लापता युवक का शव। तालाब किनारे शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। जांच में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में पेंशन के लिए सीएमओ के सामने दंडवत लेटा डॉक्टर। पेंशन पोर्टल पर डॉक्टर को दिखाया गया मृत। सीएमओ ऑफिस के चक्कर लगाते हुए डॉक्टर हुआ परेशान।
इटावा में बीएससी के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची, जांच जारी। रायबरेली में जिला कारागार में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कैदियों के बीच रखी गई संगीत प्रतियोगिता, कैदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिरोजाबाद में जिला अस्पताल में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक की अचानक से मौत हो गई। अस्पताल में छाया कोहरा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में रोटी बांटने कंबल वितरण का समारोह का आयोजन किया। गरीबों को राहत मिली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।